हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास 11 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर पर हम डिस्कस करेंगे, जो है हिंदी, सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर हम जानने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात बेसिक में बात बता दूं, सामान्य हिंदी का हम मॉडल पेपर जानेंगे। आपको बहुत ही जल्द आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा है वो स्टार्ट होने वाली है। ये बात बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको पता है, नहीं पता तो भी ये जान लीजिए, आपके अर्धवार्षिक जो परीक्षा है वो स्टार्ट होने वाली है। ये देखिए, पेपर हमने किसका लिया है, 2023 से 2023 और 24 का जो अर्धवार्षिक परीक्षा था उसका ये प्रश्न पत्र है। ठीक है ना। पूर्णांक आपका 90 नंबर का पूछा जाता है। 3 घंटे का आपका प्रश्न पत्र होता है जिसमें सॉल्व करना होता है। ठीक है ना। बेसिक इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पे कर दिया है, आगे बढ़ते हैं जी। अब देखिए, सबसे पहली बात, यहाँ पे नोट्स में कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको जानना अनिवार्य है। ठीक है ना। सबसे पहली बात, सभी प्रश्न करना है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर सिंपल सा नोट्स में आपको याद रखना है, सभी प्रश्नों को आपको हल करना है। ठीक है ना। भले ही न आए कोई भी प्रश्न तो उसको कुछ ना कुछ आप लिखें, उसके रिलेटिव संबंध में ही कोई टॉपिक आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट छोड़ना नहीं है, लिखना है जी। ठीक है ना। तो इस प्रकार जी। अब देखिए, यहाँ से हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। अब एक एक करके हम समझेंगे। ठीक है ना। चलिए, यहां से हमारा ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हो रहा है, एक एक करके देखिए। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है, भारतेंदु युग से पूर्व लेखक हैं। भारतेंदु जो युग है उसके पूर्व लेखक कौन है, उससे पहले के लेखक कौन है। ठीक है ना। तो सदा सुख लाल हैं, या प्रेमचंद्र है, या प्रताप नारायण मिश्र हैं, या पंडित बालकृष्ण भट्ट जी हैं। तो ये आपको ही बताना है कि कौन है जी। देखिए, मैं आपको बता दूं, स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूं, मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो ये दिखाई दे रहे हैं इसका उत्तर नहीं बताने वाला। ठीक है ना। क्यों नहीं बताने वाला, क्योंकि आपको अभी तक आपने ऑब्जेक्टिव क्या तैयार किया हुआ है, नहीं किए होंगे। मैं जानता हूं बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ऑब्जेक्टिव पढ़े ही नहीं है, तो भैया कैसे आप एग्जाम देंगे। तो इसके लिए आपको खुद मेहनत करना है। सबसे पहले जो हम यहाँ पे क्वेश्चन बता रहे हैं, इन सभी क्वेश्चन का आपको उत्तर याद करना है, और कमेंट सेक्शन में सभी को, अगर जब पता चल जाए आपको, तो कमेंट सेक्शन में आकर क ख ग इस तरीके से उत्तर आप देकर जाइएगा। ठीक है ना। और आपको खुद ऐसे क्या होता है कि जब स्टूडेंट ऐसे मैं बता दूंगा तुरंत टिक करेंगे और चले जाएंगे और फिर से याद भी नहीं करेंगे। ऐसे आप ढूंढेंगे, समझेंगे तो आपको याद भी कुछ कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप करिएगा। ठीक है ना। आपको ही बताना है, और कमेंट सेक्शन में भी हमें जरूर बताना है, या इंस्टा पे भी हमें बता सकते हैं। इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहां पे डायरेक्ट मुझसे आप बात कर सकते हैं इंस्टा पे। ये बातें हैं। अगला आता है कि हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है। हिंदी की जो प्रथम कहानी है किसे माना जाता है, तो इंदुमती को माना जाता है, या दुलारी वाली को माना जाता है, या 11 वर्ष का समय को, या पंच परमेश्वर को। तो ये आपको ही बताना है। ठीक है ना। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा आता है कि जो सर्वशक्ति पत्रिका के संपादक हैं, सर्वशक्ति पत्रिका है, इसके संपादक कौन है, तो यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है ना। 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इन चारों में से कौन है ये आपको बताना है। ठीक है ना। डॉक्टर संपूर्णानंद है, या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, या रामचंद्र शुक्ल जी हैं, आपको ही बताना है। ठीक है। चलिए, अगला हमारा घड़ी का क्वेश्चन आता है कि देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा पेपर में, ये जो पेपर है ना, ठीक है, इसको मैंने डाउनलोड करके यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है ना। इसी टाइप का सेम टू सेम आपका प्रश्न पत्र आएगा। तो ये जो डाउनलोड किया हुआ प्रश्न पत्र होता है उसमें बहुत ही, मैं पास हूँ ना, तो मुझे बहुत ही धुंधला दिखाई दे रहा है आपका, मतलब मान लेते कैमरा मेरा दूर पे है, तो वहाँ से आपको जब यहाँ पे शूट हो रहा है तो ये आपको सही से दिखाई देगा, बट मैं पास हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा देखने में ये थोड़ा सा बहुत ही धुंधला टाइप का दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये है जी। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन सब कुछ दिखाई दे ही रहा है, तो मतलब यहाँ पर 5 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे। ठीक है ना। तो ये आपको बता देना है सब कुछ।
ठीक है ना, कि तारा संपतक के संपादक कौन है। यहाँ पे मुक्ति बोध है, अज्ञेय है, या नरेश मेहता है, या गिरजा कुमार माथुर, यही है ना, गिरजा कुमार माथुर। तो ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है जी, ठीक है ना। मैं आशा करता हूं कि सबसे पहली बात देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको इन 5 का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना है, चाहे कहीं से भी आप ढूंढ कर बताए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो ढूंढ कर पहले याद कर लीजिए, उसके बाद आकर कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा, ठीक है जी। अगला देखिए, फिर से देखिए आपको मैं बता दूं तो 5 आपसे पूछे जाते हैं। एक होता है, देखिए ये जो गद्य से ये 5 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक नंबर के, मतलब 5 नंबर के गद्य से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें पूछ लिए गए। उसके बाद अब यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव स्टार्ट होगा, 5 ही क्वेश्चन होंगे, एक नंबर के 5 क्वेश्चन 5 नंबर के होंगे। और ये कहाँ से पूछे जाएंगे, तो ये पद्य से पूछे जाएंगे। गद्यांश और पद्यांश आप जानते हैं ना, तो ये पद्यांश से अब फिर से यहाँ से हमारा 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए दूसरा कह रहा है ना, दूसरा का क, ये पद्यांश से है। तो यहाँ पे कह रहा है कि पृथ्वीराज रासा महाकाव्य किसने लिखा है, यह आपको बताना है। नरपति, नाल्य, या चंद्र बरदाई है, या धनपाल है, या अब्दुल रहमान है, ठीक है ना। तो अब्दुल रहमान है या कौन है, ये आपको बताना है जी। अगला आता है, कौन कृष्ण भक्त शाखा के कवि हैं, कौन है जो कृष्ण भक्त के शाखा हैं, ये आपको बताना है। तुलसीदास जी हैं, कबीर दास जी हैं, रहीम हैं, या सूरदास जी हैं, बताना है जी आपको। अगला आता है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। कम्बाइनी है, या प्रिय प्रवास है, या ये क्या है जी, पद्मावत शायद लिखा हुआ, पद्मावत है, या और ये है पृथ्वीराज गसो लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो पृथ्वीराज गसो है, ये आपको बताना है जी। अगला आता है, कंबाइनी महाकाव्य के रचनाकार हैं। अब कौन है रचनाकार, तो धर्मवीर सिंह दिनकर हैं, या महादेवी वर्मा जी हैं, या जयशंकर प्रसाद जी हैं, या सुमित्रानंद पंत जी हैं, ये आपको बताना है ऑप्शन में। अगला हमारा अंतिम आता है हमारा 5वां क्वेश्चन, कि रीति काल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है। तो वीर रस की रचना किस कवि ने किया है, ये आपको बताना है। धनानंद ने किया है, या भूषण ने, या बिहारी ने, या सेनापति ने किया है। तो ये आपको देखिए सब कुछ हमने यहाँ पे आपको दिखाई दे ही रहा है, तो सभी का उत्तर आपको बताना है जी। देखिए हालांकि मुझे पता है कि आपको मतलब थोड़ा सा आपको भी अगर साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि मैं खुद सेट को अगर बनाया होता ना तो आपको साफ साफ दिखाई देता, ठीक है ना। बट टाइम बहुत ही कम मिलता है, बहुत ही मैनेज करके तब जाकर आपके लिए क्लासेस किसी तरीके से निकाल कर आपके लिए टाइम अब मैं बनाता हूँ जी। क्योंकि 11th के जो स्टूडेंट है वो उन्होंने बहुत ज़्यादा आप सभी ने प्यार दिया है, सपोर्ट दिया है, तो आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो इसीलिए बहुत ही रेयर केस मतलब टाइमिंग किसी तरीके से निकालता हूं और उसके बाद में कुछ ना कुछ आपके लिए प्रोवाइड करता रहता हूं। तो सही उपयोग कीजिएगा, और भले ही ऑब्जेक्टिव का हमने आंसर नहीं दिया है, आपको इसके लिए सीरियस होकर मेहनत कर लेना है। तो 10 नंबर आपके किससे पूछेगा भैया, 10 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव दिलाएगा, याद रखेंगे, बहुविकल्पीय क्वेश्चन 10 नंबर दिलाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे जानते हैं। देखिए अगला यहाँ पे हमारा तीसरा जो क्वेश्चन आता है, ये देख लीजिए 10 नंबर का पूछा जाएगा। 5 क्वेश्चन होगा, 2-2 नंबर का होगा एक क्वेश्चन 10 नंबर का। तो कह रहा है निम्नलिखित अवतरणों को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है ना। मतलब सिंपल सा है, यहाँ पे जो हमें यहाँ पे जो गद्यांश दिए गए हैं इसको पढ़कर हमें क्या करना है, उन पर आधारित जो प्रश्न है उसका उत्तर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक दिया गया है। देखिए ये पैराग्राफ कहाँ से है, तो आप जब गद्यांश पढ़ेंगे ना, गद्यांश,
स्पष्ट रूप से सुन लीजिए, गद्यांश में आपके बहुत सारे चैप्टर हैं, तो प्रत्येक चैप्टरों से आपको इसी प्रकार पैराग्राफ उठाकर दे सकता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे आपको दे दिया एक पैराग्राफ, जिसको आपको उत्तर इसी में से ढूंढ कर लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इसको देखिए, क्लास 12th में ये सब कुछ मैंने सिखाया हुआ है। क्लास 11th के स्टूडेंटों के लिए मतलब हिंदी की तैयारी नहीं कराया हूँ, मैं जानता हूँ इस बात को, बट मैं यही कहूँगा अभी केवल आप मतलब जितना हो सकता है उतना करने का प्रयास कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लास 12th में आएंगे ना भैया, इतना अच्छे तरीके से सिखा देंगे कि आपको दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है ना, इस बात को याद रखेंगे। तो देखिए सब सिंपल सा आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको सबसे पहली बात दे दिया है, एक आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको क्या किया गया है, रेखा खींचा गया है, रेखांशित अंश है, ठीक है ना। तो आप समझिए, इस पर देखिए आधारित प्रश्न यहाँ पे कह रहा है। सबसे पहली बात यहाँ पे कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ का मतलब क्या होता है कि पाठ्य का शीर्षक कौन है, मतलब पाठ्य का नाम लिखना है और फिर से लेखक का नाम लिखना है। अब ये आपको बताना है कि ये किस पाठ्य का लिया हुआ है, ये किस पाठ्य का, ये आपका जो क्या है, ये पैराग्राफ है, लिया गया है, इसका पाठ्य लिखना है और उसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। दूसरा, रेखांशित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो आपको पता है ना, यहाँ पे रेखांशित किए गए हैं यहाँ पे, तो इसी की आपको हिंदी में फिर से अपने शब्दों में व्याख्या कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद आता है अंग्रेजों की उन्नति तथा भारतीयों की अवनति का क्या कारण था, ठीक है ना। मतलब अंग्रेज कैसे उन्नति करने लगे और जो भारतीय हैं वो कैसे गरीब होने लगे, इस पर आपको बताना है, और उसी पैराग्राफ में आप पढ़ेंगे ना तो मिल जाएगा, ठीक है ना। अगला आता है, देश उन्नति के शिखर पर किस प्रकार पहुंचेगा। तो देश हमारा है वो किस प्रकार मतलब उन्नति के शिखर पर पहुंचेगा, ये भी आपको बताना है, ठीक है ना। देख रहे हैं ना, यहाँ पे उन्नति शब्द आ रहा है, ठीक है ना, अंग्रेज शब्द आ रहा है, तो इसी को आप पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा। थोड़ा सा समय कम है इसलिए मैं ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आएंगे जी हम एक दिन मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। देखिए ये गद्यांश हो गया, गद्यांश का ही एक अथवा में फिर से देता है एक और गद्यांश, या तो आप ऊपर वाला कीजिए या तो नीचे वाला कीजिए। देखिए एक यहाँ पे यहाँ तक पैराग्राफ दे दिया है और इसके नीचे आपको 5 क्वेश्चन इस प्रकार दे दिए गए हैं और पांचों का उत्तर आपको इसी में से मिल जाएगा, ढूंढ कर लिख लेना है। तो इस प्रकार गद्यांश को हल किया जाता है। अगर गद्यांश नहीं आ रहा है तो देखिए सबसे पहली बात आपको 2-3 चीज़ें आप याद करके आइएगा, इस पर हम वीडियो बनाएंगे यदि आप कमेंट करते हैं तो। अब वो क्या याद करना है, सबसे पहली बात कि प्रत्येक, याद रखिएगा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो गद्यांश है गद्यांश के प्रत्येक चैप्टर का आपको नाम याद रखना है कि उस चैप्टर का नाम क्या है और उसके लेखक का क्या नाम है, उसके लेखक का क्या नाम है, ठीक है ना। इतना आप याद रखेंगे, जो गद्यांश के जितने भी चैप्टर हैं उनका नाम और लेखक का नाम याद रखना है। और उसके बाद इसी प्रकार पद्यांश में भी आपको क्या याद रखना है, नाम और उस चैप्टर का नाम याद रखेंगे और उसके कवि कौन है, क्या उसके कवि कौन है ये आपको बताना है जी। तो मैं आशा करता हूँ इतना आप तैयार करके आएंगे, तब हम गद्यांश पर डिस्कस करेंगे, पद्यांश पर डिस्कस करेंगे जी, ठीक है ना। चलिए, तो ये देख रहे हैं ना 5 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का 10 नंबर मिलेंगे। अब देखिए यहाँ से हमारा फिर से अब क्या स्टार्ट हो रहा है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा, तो मैं बता दूं ये पद्यांश अब आ गया। तो पद्यांश पर भी आधारित प्रश्न होते हैं, उसको हल करना होता है। जैसे यहाँ पर हमें एक पद्यांश दे दिया है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, और सब अधियारो मिटी गया जब दीपक दिखाया मही, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार का आपको ये पैराग्राफ दे दिया है। अब इसका हिंदी में आपको अनुवाद, सबसे पहली बात प्रश्न कह रहा है कि पद्यांश का पाठ्य और कवि का नाम याद कीजिए। अब आपको ये बताना है कि ये किस पाठ्य का है, तो सिंपल सा पाठ्य का नाम आप लिख देंगे। यहाँ पे आप यहाँ पे पाठ्य का नाम लिख दीजिए और उसके बाद लेखक का नाम लिख दीजिए, 2 लिख देंगे, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा कह रहे रेखांशित अंशों की व्याख्या कीजिए, मतलब इसकी क्या बात है, इसको आपको रेखा अंशित अंशों की व्याख्या कर देना है।
मुझे जहां तक समझ में आ रहा है अच्छे से दिखाई, तो देखिए इसका मतलब यही है कि जब दीपक जलता है ना तो जो अंधियारा होता है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। जो उजाला जब आ जाएगा, दीपक जलेगा तो वहां पर अंधेरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है। कवि को प्रभु की प्राप्ति कब हुई और क्यों, कारण सहित बताइए। अब इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कवि की कैसे मतलब इसकी प्राप्ति हुई या क्यों हुई। ठीक है ना। अब केवल आपको इतने से ही नहीं, आप जब पैराग्राफ पूरी तरीके से पढ़ते हुए आएंगे चैप्टर को, तब आपको और भी डिटेल से समझ में आएंगे। अगला कह रहा है कि प्रस्तुत दोहे का प्रसंग स्पष्ट कीजिए। इसका आपको स्पष्ट करना है कि इसका मतलब क्या हुआ इसको हिंदी में। फिर से कह रहा है कि कवि का ज्ञान रूपी अंधकार किस प्रकार दूर हो गया। ज्ञान रूपी अधिकार किस प्रकार दूर हो गया, तो ये भी आपको बताना है। प्रत्येक 2-2 अंक का है, तो 2-2 अंक का 5 क्वेश्चन है, मतलब 10 नंबर का ये हो गया। तो ये पद्यांश का है जी। पद्यांश में देख रहे हैं एक दिया हुआ है, इसके नीचे फिर से एक ऐसे ही देगा, अथवा में आपको दोनों में से कोई एक आपको कर देना है। ठीक है ना। तो देख रहे हैं ना 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए एक तो हमने देख ही लिया। अब देखिए, अब फिर से यहां से हमारा 5वां जो क्वेश्चन आता है, ये 5 नंबर का होगा, जीवन परिचय। ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखेंगे क्लास 10th में जीवन परिचय पूछा जाता है और 11th और 12th में साहित्यिक जीवन परिचय पूछा जाता है। ठीक है ना। और जीवन परिचय और साहित्यिक जीवन परिचय में डिफरेंट होता है भैया। ठीक है ना, एक नहीं होते हैं। तो इसीलिए आप याद रखेंगे और उनकी कृतियां मतलब रचनाओं पर भी प्रकाश डालना है। यहाँ पे 3 आपको बताया जा रहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को याद कर लेंगे, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, और सरदार पूर्ण सिंह का, और डॉक्टर जो संपूर्णानंद का। ठीक है ना। तो इनका आप चारों का याद कर सकते हैं। चारों में से कोई एक ही लिखना होगा, बट कम से कम 3 आप याद कर लीजिएगा। अगला आता है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का साहित्यिक परिचय आपको लिख देना है और उनकी रचनाएं भी बताना है। कौन है जी, कबीरदास है, सूरदास है, तुलसीदास है, भूषण है। तो इनमें से आपको कम से कम 3 याद करना है। मैं कहूँगा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, यही 3 तैयार कर लेंगे, आपको मिल जाएंगे जी। ठीक है ना। तो 10 नंबर ये गद्य और पद्य। ठीक है ना। लेखक और कवि का याद करते हैं, 5 नंबर, 5 इससे और 5 इससे, 10 नंबर आपके कंप्लीटली मिल जाएंगे। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। उसके बाद छठा जो हमारा क्वेश्चन आता है, बलिदान अथवा आकाशदीप की कहानी का सारांश लिखिए। तो ये 5 नंबर का आपको कहानी का सारांश आता है। ठीक है ना। तो ये आप इन दोनों में से कोई सी पर एक पर लिख देना है। अगला 7वां आता है कि आन का मान नाटक का क्या उद्देश्य है, प्रकाश डालिए। आन का मान का क्या उद्देश्य है, उस पर प्रकाश डालना है। या अथवा में आप लिख सकते हैं कि आन का जो मान है, ठीक है, नाटक के आधार पर वीर दुर्गादास का चरित्र चित्रण आपको बताना है। ठीक है ना। कि दुर्गादास का आपको कैसा वो थे, कहाँ के थे, उनका पूरी तरीके से कैरेक्टरिस्टिक आपको बता देना है। तो दिख रहे हैं ना, कहानी आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है। तो ये 5 नंबर की आपको जो इंपॉर्टेंट कहानियां हैं वो आपको तैयार करना है। अगला फिर से अब देखिए, फिर से आपको क्वेश्चन में आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में क्या मिलेगा, 8वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित जो अवतरण है उसको क्या करना है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक संस्कृत में पैराग्राफ देगा। ठीक है ना। इस पैराग्राफ को ये आपको दिखाई दे रहा है, या अथवा में आपको एक नीचे ये भी एक दिखाई दे ही रहा है। ठीक है ना, ये। ठीक है ना। तो इन दोनों में से किसी एक का आपको हिंदी में सबसे पहले तो इसका आपको संदर्भ लिखना है, और संदर्भ के बाद मतलब ये किस पाठ्य से लिया गया है, इसके कवि कौन है, इस प्रकार आपको लिख देना है। और उसके बाद आपको इसको हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है ना। हिंदी में अनुवाद देखिए यहाँ पे इतनी बात आप याद रखेंगे। ठीक है ना। कि या तो आप इसको लिखिए, यहाँ पे क्या रहना कि संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इन दोनों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 7 नंबर का पूछा जाएगा जी। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अगला अब देखिए यहाँ पे जो आपको दिया गया है, तो ये आपको यहाँ पे दो आपको श्लोक देंगे। एक यहाँ पे एक श्लोक है, एक यहाँ पे श्लोक है, और ये अथवा में है। दोनों में से किसी एक का फिर से संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कर देना है। ये 2 श्लोक हैं जी। ठीक है। आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। तो देख रहे हैं 7-7 नंबर इतने छोटे छोटे टॉपिक को हल करेंगे, मिल जाएंगे। बट यही डिफिकल्ट भी होते हैं।
अगला आता है निम्नलिखित मुहावरों का और लोककृतियों में से किसी एक का अर्थ लिखिए। अब यहाँ पे मुहावरे हैं और लोककृतियां हैं, इसको आपको बताना है। तो इंपॉर्टेंट जितने भी मुहावरे होते हैं ये आपको तैयार करना है। अगला आता है हमारा निम्नलिखित शब्दों में से संधि विच्छेद का सही विकल्प चुनकर आपको बताना है। अब संधि विच्छेद किस तरह से करते हैं? हिमालय, तो हिम धन आलय होता है, ठीक है ना, तो हिम धन आलय, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार संधि विच्छेद कैसे करते हैं पूरी तरीके से डिटेल में आपको सीखना चाहिए। अगला आता है विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होता है? विद्या धन आर्थी होता है, ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा। तो संधि विच्छेद आप सीख लीजिएगा। अगला अब देखिए ये आपके लिए ये सबसे ज्यादा ये क्लास 11th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। करुण रस और वीर रस को परिभाषा और उदाहरण आपको याद करना है। फिर से अनुप्रास और उपमा अलंकार को भी आपको याद कर लेना है, और दोहा और चौपाई छंद को भी लक्षण और उसका उदाहरण याद करना है। ये याद रखेंगे, सेम टू सेम यही आपका क्वेश्चन क्लास 12th में भी पूछा जाता है 6 अंक में जी। कितने अंक में? 6 अंक में। अगला हमारा आता है कि इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रबंधक को लिपि के रिक्त पद हेतु नियुक्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिपि पत्र हेतु, ठीक है ना, मतलब प्रधानाचार्य के पास एक नया नियुक्ति है किसी टीचर की, तो उसके लिए एक पत्र लिखना होता है। तो या तो आप ये याद कर लें, या अपने क्षेत्र के नालियों की, सड़क की आदि की सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी के पास एक शिकायती पत्र लिखें। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, ये जो आपका 12th क्वेश्चन है ना, जो पत्र लेखन, सेम टू सेम यही दो आपका पत्र लेखन क्लास 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप अभी से ही इसको तैयार कर लेंगे। एक और इंपॉर्टेंट होता है कि शाखा प्रबंधक के पास ऋण प्राप्ति हेतु, लोन हेतु आप प्रार्थना पत्र लिखिए या आवेदन पत्र लिखिए। तो उस प्रकार एक सफाई हेतु यहाँ पे दे ही दिया, एक आपका है लिपि पत्र हेतु, ठीक है ना, जिसमें नियुक्ति पत्र हेतु होता है। अगला देखिए हमारा अंतिम जो क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है वो क्या है जी? 13 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित विषयों पर किसी एक विषय पर आपको भाषा शैली पर निबंध लिखना है। मेरे प्रिय कवि पर लिख देना है, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान पर लिखना है, शिक्षा में खेलकूद का क्या स्थान है, विज्ञान वरदान है या अभिशाप है। इन सभी में से एक पर आपको याद करना है। मैं अभी कहूँगा सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये याद करना है पर्यावरण प्रदूषण, क्योंकि ये इसको सभी व्यक्तियों को जानना चाहिए कि पर्यावरण कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, पेड़ पौधे कितने इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मैं कहूँगा इस पर आप पहले आप तैयार कीजिए, ठीक है ना। तो ये था आपका जो अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र, जिसको हमने आज के इस वीडियो में जानने का प्रयास किया। मैं यही कहूँगा कि आपको बिल्कुल इस प्रश्न पत्र को, जितने भी टॉपिक है उसको तैयार करना है आपको, और जिस टॉपिक पे आप कहेंगे तो मैं गद्यांश को, पद्यांश को, इम्पॉर्टेंट जो पत्र लेखन है, इम्पॉर्टेंट जो आपके निबंध है, ये सब आप कहेंगे तो हम कराएंगे जी, ठीक है ना। केवल आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, और केवल कहना ही नहीं है, जब वीडियो आए तो उसको आपको देखना है, उससे पढ़ना भी है, ठीक है ना। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप हमें फॉलो कर लीजिएगा, और वहां पे भी जो भी ऑब्जेक्टिव 10 क्वेश्चन है उसका आंसर वहां पे भी हमें मैसेज द्वारा बता सकते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।